हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बारन को हराने के बाद जिनवू को थर्ड इंग्रेडिएंट प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ मोनार्क मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ को सक्सेसफुली क्राफ्ट कर लेता है। सिस्टम इन्वेंट्री में अब 6 एलिक्सियर ऑफ लाइफ ऐड हो गए थे, जिन्हें देखकर जिनवू को फाइनली तसल्ली मिलती है, क्योंकि इसके लिए ही वो इतनी मेहनत कर रहा था। उसके बाद वो बारन के ड्रैगन काइसल की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। ईसिल काइसल को देखकर खुश होती है, क्योंकि उसकी मदद से वो लोग बहुत ही जल्दी रादेरो कासल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर जीत की खुशी में वो पार्टी करेंगे। जिनवू का ध्यान ईसिल की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो बस जल्द से जल्द अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें ठीक करना था। रून स्टोन मिलने से जिनवू के पास एक और नई एबिलिटी आ गई थी, जिसकी मदद से वो अपने बाकी शैडो सोल्जर्स के साथ कभी भी प्लेस चेंज कर सकता था। वो ईसिल की पार्टी के ऑफर को मना कर देता है और उसे गुड बाय कहते हुए वहां से चला जाता है। ईसिल उसके जाने से पहले अपने दिल की बात उससे कहना चाहती थी, पर जिनवू की जगह वहां उसका शैडो अपीयर हो जाता है और वो खुद उस एरिया में टेलीपोर्ट होता है जहां उसका वो शैडो पेट्रोलिंग कर रहा था। वो अपनी इस स्विचिंग एबिलिटी को 3 घंटे के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकता था, जिसकी वजह से वो बाकी के रास्ते के लिए काइसल को बुला लेता है। दूसरी तरफ जिंजुल और गोगुनही बैटल स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे होते हैं। जापानीज हंटर्स इंसेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें बाहर लाने वाले थे। फिर कोरियन हंटर्स क्वीन के चैम्बर में जाकर उसे मारने वाले थे। बाकी के एंट्स क्वीन की आवाज को सुनकर उसके चैम्बर में ना लौटें, उसके लिए वो लोग स्पेशल सिग्नल्स का इस्तेमाल करने वाले थे। बाकी के एस रैंक हंटर्स इस मिशन के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका जिनवू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। बेक युनहू और मिन ब्यूंग साथ में डिनर करते हैं। बेक उसे बताता है कि वो नेक्स्ट जेजू आइलैंड रेड में शामिल होने वाला है, जिसकी वजह से वो आखिरी बार ब्यूंग से मिलने आया है। ब्यूंग एस रैंक हीलर था, जिसने जेजू आइलैंड के थर्ड रेड में पार्टिसिपेट किया था। उन दोनों ने ही उस रेड में अपने दोस्त युनसुक को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से आज भी उन्हें जेजू आइलैंड से डर लगता है। ब्यूंग ने इस हादसे के बाद से रिटायरमेंट ले लिया था और अब वो सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहा था। वहीं बेक का इस हादसे के बाद से गुस्सा बढ़ गया था। उसका गोल था कि वो उन एंड बीस्ट को हराए, ताकि अब वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जिनवू हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। उसे उनकी गर्दन के निशान को देखकर अपना बचपन याद आता है, जब उसकी वजह से उन पर गर्म पानी गिर गया था। एलिक्सियर ऑफ लाइफ को हासिल करने के बाद भी जिनवू के मन में झिझक थी कि कहीं ये उसकी मॉम पे कोई असर ना करे और उन्हें ठीक करने की आखिरी उम्मीद भी उससे ना छिन जाए। वो सिस्टम से हुए अपने सारे मैजिक्स को याद करता है कि कैसे वो ई रैंक से एस रैंक तक पहुंचा था। वो सिस्टम पर भरोसा करते हुए अपनी मॉम को एलिक्सियर ऑफ लाइफ पिला देता है। उसे पीने से उनके जख्म हील हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें होश नहीं आता, जिसे देखकर जिनवू हताश हो जाता है और अपनी मेहनत को बेकार समझने लगता है। चांद की रोशनी पूरे हॉस्पिटल रूम में फैल जाती है और जिनवू अपनी मॉम को उस रोशनी में चमकते हुए बिल्कुल ठीक देखता है। वो उठते ही सबसे पहले जिनवू का शुक्रिया अदा करती है और उसके और जिन्हा के बारे में पूछती है। वो प्यार से जिनवू के चेहरे पर हाथ रख के उसे बताती है कि वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है। इतने सालों बाद अपनी माँ के प्यार को फील करके वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिनवू की माँ की रिकवरी डिस्कस करते हैं। उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता कि इटर्नल स्लम्बर डिजीज की पेशेंट अपने आप ठीक हो गई थी। उनके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसके कारण डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि वो उनका डिस्चार्ज जल्दी ही कर देंगे। जिन्हा भी अपनी माँ को गले लगाकर उनसे मिलती है। जिनवू उन्हें एक साथ देखकर खुश होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई।
वहीं गो गुनही मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां पर वो अनाउंस करता है कि फोर्ट जेजू आइलैंड ट्रेड मिशन जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें उसके कंट्री के साथ साथ जापान के भी एस रैंक हंटर शामिल होंगे। साथ ही वो पब्लिक की सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, जिसके लिए बाकी रैंक के हंटर्स जेजू आइलैंड के बाहर भी तैनात रहेंगे। जिनवू और उसकी फैमिली अपने घर वापस आते हैं, जहां पर जिन्हा ने काफी गंदगी की हुई थी, जिसे देखकर जिनवू की मॉम कहती है कि वो लोग इतने सालों बाद साथ मिलकर सफाई करेंगे। सफाई के दौरान पुरानी फैमिली फोटो को देखकर जिनवू की मॉम पूछती है कि क्या उनके डैड की उन्हें कोई खबर मिली थी। इस सवाल पर ना सुनने के बाद वो बताती है कि उनके डैड हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर हुआ करते थे। वो हमेशा से दूसरों की मदद किया करते थे। उनकी ये क्वालिटी उन्हें जिनवू में भी दिखाई देती है, जिसके कारण वो भी एक हंटर बना था और यही सेम क्वालिटी जिन्हा में भी है, इसलिए वो डॉक्टर बन के दूसरों की मदद करना चाहती थी। जिनचुल गुनही को उनके अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बधाई देता है और बदले में गुनही भी उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को हैंडल किया था। थॉमस एंड्रे, जो कि अमेरिकन एस रैंक हंटर होने के साथ वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर है, वो बिन बताए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो भी इस रेड में सपोर्ट देगा। लेकिन थॉमस एंड्रे ने इस मिशन में हेल्प देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें उसके अचानक कोरिया आने का रीजन समझ में नहीं आया था। जिनचुल बताता है कि फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद उनका कांटेक्ट जिनवू से हो गया है और वो जल्दी ही उनसे मिलने आने वाला है। गो गुनही जिनवू को बताता है कि 4 दिन बाद जेजू आइलैंड के लिए हंटर्स रवाना हो जाएंगे। जिनवू भी अब एस रैंक हंटर था, जिसके कारण वो उसे भी इस रेड में शामिल होने के लिए कहते हैं। जिनवू के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिससे वो अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकता था, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता था। इससे पहले वो अपना जवाब सुनाता, उसको स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर फील होता है। गुनही हंसते हुए बताता है कि एस रैंक हंटर सिटी के जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके कारण ये पावर उसे फील हुआ था। वो जिनवू को वहां चलकर उनकी ट्रेनिंग देखने का ऑफर देता है। जिम में फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर मा डोंगवुक बेक युनहो के साथ फाइट कर रहा था। इन्हीं के ट्रेनिंग से ही जिनवू को इतनी दूर से पावर फील हुआ था। थोड़ी ही देर में वहां जापानीज हंटर्स भी आ जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह पर मौजूद हों। गोतो रयोजी ने पहली बार जिनवू को देखा था, जिससे उसे उसका ऑरा देख के लगता है कि वो एक असैसिन टाइप का हंटर होगा। पर हानेकावा उसे बताती है कि जिनवू मेज टाइप हंटर है। बेक और डोंगवुक की ट्रेनिंग फाइट को देखकर हानेकावा जापानीज में कहती है कि उसे ये देखकर अफसोस हो रहा है कि कोरियन हंटर्स में सिर्फ इतना ही दम है। पार्क जोंगसो, जो कि एक ए रैंक हंटर था और साथ ही नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर, वो हानेकावा की भाषा को समझ जाता है, जिस वजह से वो आगे आकर उसके रूड कमेंट्स के लिए उसे कन्फ्रंट करता है। उसके बाद गोतो रयोजी कहता है कि कोरियन और जापानीज एस रैंक हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली मैच रखा जाए, जिससे उन्हें एक दूसरे की कैपेबिलिटी का अंदाजा लग जाएगा। गुनही सजेस्ट करता है कि मैच में नॉन कॉम्बैट टाइप हंटर्स को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो अकेले फाइट नहीं कर सकते थे। बेक युनहो मैच के रूल्स में कुछ और चीजें ऐड ऑन करता है, जिससे सारे एग्री करके फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।